हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन, द बेस रेट एंड MCLR सिस्टम। लेकिन इसको सिस्टम को समझने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लास, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि आपको आना है कि पेज नंबर 216 चैप्टर नंबर 2 पे देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को मिला के मैं समराइज ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है क्लास। तो सबसे बड़ी बात ये आती है आपके सामने कि सर ये होता क्या है। मतलब प्राइम लेंडिंग रेट्स, बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट्स, BER, EBLR, MCLR, बेस रेट और PLR है क्या। ये आपस में एक के बाद एक आया क्यों। ये 2003 में आया था, 2003 के बाद 2010 में इसको हटा करके बैंक ने, RBI ने 2010 में बेस रेट ला दिया। फिर इसको भी 2010 में ख़त्म करके 2016 में ख़त्म कर दिया और 2016 में जो है MCLR लाया। और 2016 में MCLR चला, 2019 तक चला। 2019 के मई में गवर्नमेंट ने, RBI ने EBLR लाया। सर है क्या ये सिस्टम। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पिछला जाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, और RBI एक सुपर अथॉरिटी है। ध्यान समझना क्लास, एक एक बात। RBI एक सुपर अथॉरिटी है और RBI का काम क्या है कि पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना है। मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है GDP का ग्रोथ करना, उसका ऑब्जेक्टिव है कैसे एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, उसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्लेक्सिबिलिटी ना आने पाए और प्राइस लेवल मेंटेन रहे, इन्फ्लेशनरी और रिसेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना। RBI का कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। RBI हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है और उसके अंडर में जितने भी बैंक हैं, दे आर कंपनी, दे आर बिजनेसमैन। तो बैंक तो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, लेकिन RBI प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं कर रहा है। तो RBI का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, उसको इफेक्टिव तरह से इम्प्लीकेशन करना। अगर इफेक्टिव तरह से इम्प्लीकेशन नहीं होता है तो वो चेंज करता रहता है, सारे रेट्स को चेंज करता रहता है। अब दो चीज़ें आप समझ लीजिए क्लास पहले, कि जब हम बात करते हैं CRR की, SLR की, ओपन मार्केट में सेल परचेज की, या बात करते हैं बैंक रेट की, या हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो ये क्या होते हैं, ये जितने भी थे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको आपने नहीं पढ़ा होगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होता है कि जब बैंक, जो RBI जो है बैंकों को ओवरनाइट के लिए लोन प्रोवाइड करता है जिस रेट पे, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। अब हम कहना चाहते हैं कि ये जो रेट्स हैं ये किसके लिए हैं यार। ये होता है RBI बैंकों को लोन देता है। जिस रेट पे RBI बैंकों को फंड प्रोवाइड करता है वो रेट क्या है, CRR, SLR है। क्यों? क्योंकि अगर RBI इन रेट को चेंज करेगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी चेंज हो जाएगी। तो आपने ये पढ़ा कि ये क्या है क्लास, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। और मनी मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि RBI का और बैंकों के साथ जो लिंक है उसको ऑपरेट करने के लिए RBI के पास ये टूल्स है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का टूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस रेट पे RBI को पैसा, RBI जो है बैंकों को फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि बैंकों को मेंटेन करना पड़ता, CRR, SLR ये सब मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि अगर ये इसको कम कर देगा तो बैंकों के पास फंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा कर देगा तो उनके पास कम हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारी बैंकों का फादर है, पापा है, दादा कह सकते हैं, वो कंट्रोल करता है कि बच्चा तुम लोग किस तरह से चलोगे। वो मैनेज करता है, वो एक मैनेजेबल अथॉरिटी है, सुपर अथॉरिटी है। यहाँ तक तो आपको पहले ही पढ़ चुके होंगे क्लास। अब बात आती है कि बैंक क्या करते हैं,
जब आरबीआई से पैसा किस रेट पे मिलता है बैंकों को, इसके रेट पे मिलता है। अच्छा, अब बैंक क्या करेगा, वो आगे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर को। तो अब कह रहे हैं कि बैंक अगर कस्टमर को, ध्यान समझना, जो बैंक है अपने कस्टमर को किस बेस पे लोन देता है, आरबीआई जो है एसएलआर के बेस पे, रेपो रेट बेस पे बैंकों को लोन देता है। तो बैंक जो है अपने कस्टमर को, यानी कि हमको, आम पब्लिक को, फर्म को, इंस्टीट्यूशन को, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। वो किस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, किस रेट पे जो है उधार देगा लोगों को। कहने का मतलब क्या डिफरेंस आया कि ये आरबीआई टू बैंक है और ये जो सिस्टम है बैंक टू कस्टमर है। मतलब प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब होता है कि किस रेट पे वो बैंक आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो, कोई भी लोन जो प्रोवाइड करेगा उसे बोलते हैं हम प्राइम लेंडिंग रेट। यानी कि बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है, जो रेट चल रहा है, वो ये 4 रेट थे, जिस रेट पे बैंक कस्टमर को फंड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट पे। क्लियर हुआ? तो यानी कि डिफरेंस मोटा मोटा ये निकला कि आरबीआई का बैंकों के साथ जो लिंक है, तो हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। और फिर बैंक जो है, बैंक आगे कस्टमर के साथ क्या लिंक करता है, तो बैंक टू कस्टमर हो गया ये। अच्छा, फिर बोलेंगे सर एक बात और समझा दीजिए कि अगर ये हाई रेट पे देंगे तो यही आगे हाई रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, अगर ये रेट कम हो जाता है तो ये हाई रेट पे देंगे, कम रेट पे देंगे। देना तो कम रेट पे चाहिए, लेकिन ये भी हाई रेट पे देते हैं। अभी आपको डेप्थ में समझाएंगे कि ये बदलने का रीज़न क्यों आया। आरबीआई पहले ये चला रहा था, फिर इसको बदल के ये कर दिया, फिर बदल के ये कर दिया, चेंज करता रहा है। क्यों करता रहा है, इसके पीछे बहुत रीज़न था। रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न क्लास ये देखिए कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आरबीआई को क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव करना है। ध्यान समझना, मॉनेटरी पॉलिसी को कहाँ पर अप्लाई करता है? मॉनेटरी पॉलिसी किसके थ्रू रन होती है? बैंक के थ्रू। तो जितने भी बैंक होते हैं, ठीक है, उन सबको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। तो जब ये बैंक मेंटेन करना पड़ता है, अगर उसको मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना है तो ये सब कम करता था, ठीक है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा तो आगे, यानी कि बैंक ये सब बढ़ा देगा तो ये भी रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये भी रेट बढ़ जाएंगे। और अगर ये रेट घटा देता है तो इनका भी रेट घट जाना चाहिए, ये घट भी जाता है। तो मुझे अब ये पढ़ाना है कि आरबीआई जो है बैंकों के साथ किस तरह से लेन देन करता है, बिहेव करता है, और वो बैंकों को किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फंड अवेलेबिलिटी को लेकर के। तो यहाँ पर भी यही है क्लास कि ये बैंक जो है कस्टमर को किस तरह से सर्विस देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हम इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि इंटरलिंक है। आरबीआई जो चाहता है वो किसके थ्रू करेगा, बैंक के थ्रू। बैंक क्या है, इंटरमीडिएटरीज हैं, किसके, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं। कहाँ पर, मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशन है। और मनी मार्केट से मार्केट में कितना सर्कुलेशन होता है मनी के सप्लाई, या इन्फ्लेशनरी रिसेसिव सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई को बैंकों को मतलब मार्केट से पैसा कम करना होता है, और जब रिसेशन होता है तो बैंकों को पैसा मार्केट में डालना होता है। उसके लिए ये पॉलिसी टूल्स अडॉप्ट करता है। उसी चीज़ को अडॉप्ट करके क्या बैंक इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, यही है सिस्टम कि भाई मैं अगर हाई रेट पे बैंक हो, सपोज दैट मैं एसबीआई हूँ, अगर एसबीआई है होने के नाते अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, बैंक रेट पे अगर मुझे लोन मिल रहा है तो आगे में लोन्स मैं भी हाई रेट पे प्रोवाइड करूँगा। इतना समझ में आ गया होगा, मैं बार बार रिपीट वही कर रहा हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास कि ये चारों चीज़ बदली क्यों, 1 बाई 1 ये रेट आरबीआई ने बदला क्यों। अब पहला लेते हैं क्लास, फर्स्ट लेते हैं प्राइम लेंडिंग रेट्स क्या होता है। प्राइम लेंडिंग रेट, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो रेट है ना, ये हर बैंक का अपना अलग अलग होता है। यूनियन बैंक का अलग होगा, एसबीआई का अलग होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग होगा,
पीएनबी का अलग होगा। हर बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट अलग होता है, हर बैंक का बेस रेट, हर बैंक का एमसीएलआर, हर बैंक का ईबीआर अलग होता है, क्योंकि हर बैंक की अपने कुछ लायबिलिटीज़ है, हर बैंक की अपना कुछ जो है एसेट्स है। यानी कि हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो रेट्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आरबीआई ने फिक्स किया है CRR 4% है, इस टाइम CRR 3% चल रहा है तो सबके लिए नहीं, वो CRR 3% के मानी ये बैंक अपना कुछ भी अलग अलग हो सकता है, किसी एक बैंक का फिक्स नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कॉलेज में जाइए, कभी भी आप कॉलेज की बैंक में जाएंगे तो आप पूछिएगा उनसे सर कि सर हमारा इस टाइम MCLR कितना चल रहा है या सर EBLR कितना चल रहा है, तो बोलेगा क्या होता है सर, आपको नहीं पता। लेकिन देखेंगे वहाँ पर उसे डिस्प्ले करना होता है अपनी साइट पर, बैंकों की साइट पर डिस्प्ले करना होता है। अगर आपसे पूछूं कि जाके अभी देखिए SBI का BLR क्या चल रहा है तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, या MCLR क्या है ये आपको दिख जाएगा, हर एक बैंक की साइट पे दिखेगा। इसका मतलब क्या है क्लास, इसका मतलब है कि किस रेट पे वो आगे लोन्स देगा, किस रेट पे आगे लोन्स देगा। अब मैंने पहले एक एक बात समझाता हूँ। प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। प्राइम लेंडिंग रेट में क्या होता था क्लास, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एवरेज, मान चलो प्राइम लेंडिंग रेट में एवरेज कॉस्ट रखना पड़ता था, एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था। मतलब प्राइम लेंडिंग में एवरेज देखा जाता है, एवरेज कॉस्ट। मतलब प्राइम लेंडिंग जब 2003 में स्टार्ट हुआ तो ये हुआ कि जो एवरेज रेट है बैंक का, जैसे कि एवरेज है कि अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, तो मान के चलो क्लास कि एवरेज रेट 9% है, मान के चलो एवरेज रेट 9% है। ठीक है, 9% का मतलब होता है कि बैंक जितना भी लोन देगा वो 9% ही देगा, मतलब इंटरेस्ट रेट 9%, एवरेज का 9% काउंट करेगा एवरेज। अच्छा, मेरी बात नहीं क्लियर हुई। मुझे यहाँ पर कहना है कि हर बैंक अपने एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग लोन देगा, मतलब एवरेज कॉस्ट फंडिंग है। एवरेज कॉस्ट फंडिंग का मतलब होता है कि उसके पास जितनी भी कॉस्ट आएगी उसका एवरेज ले लेगा। अब बोलोगे सर कॉस्ट कैसी है, मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस्ट कैसी है। देखो, इसके पहले मैं कॉस्ट बताऊँ आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान चलो ये 9% है, किसमें, PLR में, मान के ना चलो 9% है। इसका मतलब क्या है कि बैंक को ओवरऑल जो लैंडिंग करेगा, जो कॉस्ट है उसका 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा PLR में। ठीक है, यानी कि अगर आप लोन देने जाएंगे, होम लोन लेने जाएंगे तो बोलेगा कि 9% इंटरेस्ट रेट पे आपको मैं लोन प्रोवाइड करूंगा। ये 9% क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी एवरेज कॉस्ट 9 रुपीज़ आ रही है। अब मैं आपको एवरेज कॉस्ट बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि 9% पे आपको लोन देने को रेडी होगा। तो बैंक जो है, बैंक को ये मेंटेन करना है अपना बैलेंस कि 9% इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाए। मान के चलो वो 1 करोड़ रुपए का कारोबार करता है क्लास, 1 करोड़ रुपए का लोन देता है, तो जब 1 करोड़ रुपए का लोन देगा तो उसका 9% उसका इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। या मान के चलो 10% रख लो भाई, चलो ठीक है, अगर 10% है तो अगर 1 करोड़ रुपए का लोन देगा तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना आएगा यार, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख जो भी निकलता है। 1 करोड़ रुपए का यानी कि 10 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए बैंक को। ठीक है भाई, लेकिन होता क्या है यार, ये इस लैंडिंग में क्या हुआ कि कुछ उसके प्राइम कस्टमर होते हैं, बड़े बड़े जो जिनका बहुत बड़ा अकाउंट होता है, जिनका करोड़ों का कारोबार होता है, बैंक से वो लोन लेने जाता है तो बैंक बोलता है ठीक है आपको मैं, क्योंकि बैंक में डिस्प्ले है कि इस टाइम जो है 9% चल रहा है होम लोन, 9% जो है बिजनेस लोन चल रहा है। 9% मतलब है कि वो 9% इंटरेस्ट रेट में चार्ज कर रहा है। लेकिन सडनली क्या होता है, एक बड़ा कस्टमर पहुंच जाता है जो कि उस बैंक का बहुत बड़ा डिपॉजिटर है, बहुत बड़ा कारोबार है। वो बोलता है कि यार मुझे लोन चाहिए और मैं बहुत बड़ा लोन लेना चाहता हूँ। बोलता है कि मुझे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का लोन चाहिए।
बैंक सोचेगा यार अच्छा कस्टमर आ गया है भाई, इसको तो हम लोन देंगे ही, लेकिन वो बार्गेनिंग करेगा क्योंकि ये निगोशिएबल है। आप बैंक में जाते हैं, बोलता है कि भैया 9% रेट चल रहा है, इसके नीचे आपको नहीं मिलेगा, आप निगोशिएबल करते हैं, तो हो सकता है बैंक आपको क्या करे, ठीक है यार आपके लिए मैं 8% पे लगा दूंगा, चलो ठीक है। यानी कि एक बड़ा कस्टमर पहुंच गया जिसे हम प्राइम कस्टमर बोलते हैं, तो उसको क्या किया, 8% पे लोन पे कर दिया। ध्यान समझना, अब 8% पे उसने 1 करोड़ रुपये लोन पे कर दिया, ठीक है। लेकिन आप क्या करेगा, उसे तो अपना 9% एवरेज मेंटेन करना है पूरे लोन का, जितना भी लोन बांटेगा उसका 9% इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। अगर उसने 10 करोड़ रुपए बांटा है तो 10% हमारा चल रहा है, यानी कि 10 करोड़ में उसको 1 करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट रेट चाहिए बैंक को। हाँ ये तो चाहिए सर, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मेंटेन करना है उसको। अच्छा, एवरेज कॉस्ट मेंटेन करने के लिए 9% 10% चाहिए, तो क्या करेगा, जो छोटे छोटे लोन लेना चाहेंगे, जो कि 10 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का लोन लेगा, उनको क्या करेगा, उनको 8% पे नहीं देगा, उनको 9% पे भी नहीं देगा, उनको 11% पे देगा, किसी को 12% पे देगा, किसी को 10% पे देगा। क्या करेगा वो, क्यों, क्योंकि अपना वो एवरेज मेंटेन करना चाहता है। इसके लिए बड़े लोगों को तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया, लेकिन ये छोटे ये स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो हमारे जैसे लोग अगर लोन लेना चाहेंगे तो 16% 20% हमें वो चेप देते हैं, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि बोलते यही चल रहा है सर, इतना प्रोसेसिंग फीस आएगा, इतना ये चार्ज है, इतना ये चार्ज है, और आपका इंटरेस्ट रेट जो है जाके ज़्यादा पड़ जाता है, आपको नहीं पता लगता। तो उन्होंने क्या किया, बैंक क्या करता है, बैंक जो है अपने पैसे से आपको पैसा नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा कहाँ से आया है, आरबीआई के पास आया है, या आपका ही पैसा है, और आपके पैसे का कुछ पैसा उसको बैंक को देना है, आरबीआई को। अच्छा, लेकिन इसके प्रॉफिट भी कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया उसने, यानी कि एक पर्सन को तो 8% पे लोन दे दिया करोड़ रुपए, लेकिन दूसरे पर्सन को 12% पे, 13% पे, 10% पे क्यों दिया, क्योंकि उसको अपना एवरेज मेंटेन करना है। ठीक है भाई, ये तो सही है, लेकिन होता क्या है और बताता हूँ क्लास में, मुझे सिंपल ये समझाना है यहाँ पर कि इस केस में क्या होता है, फ़ायदा किसका हो रहा क्लास, रिच फैमिली का, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए नहीं पैसा मिल पा रहा है, तभी तो घोटाला होता है बड़े बड़े। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्राइम लेंडिंग रेट में क्या था कि इसमें भी वीकनेस है। वीकनेस क्या होता था, आप समझ गए, बिजनेस चलाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बैंक को अपना प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रखा है, और छोटे छोटे अमाउंट जो है हाई रेट पे लोन दे देते हैं। ठीक है, तो आरबीआई को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, क्योंकि उसको तो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, एक तरफ आरबीआई जो है सीआरआर एसएलआर घटा रही है, और मतलब बढ़ा रही है कि ताकि आप मार्केट में लोन्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स ना प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए 8% पे, कम परसेंट पे आपने ज़्यादा लोन दे दिया, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो फेल हो गई ना। वो तो चाहता है कि मार्केट में पैसा कम हो। अच्छा, वो चाहता है कि मार्केट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्रॉपर तरीके से हो। तो इस केस में क्या होने लगी, इस केस में ये प्रॉब्लम देने लगा। उसने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि बैंक अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है, वो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है कम रेट पे और ज़्यादा रेट पे, यानी कि लेकिन एवरेज मेंटेन कर रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सोशल जो इनक्वालिटी है, सोशल क्या बोलते हैं, जस्टिस है, वो नहीं हो पा रहा है। ये भी कहा जाता है कि जागो ग्राहक जागो। क्या है जागो ग्राहक जागो का मतलब यही था ना कि जागो, आप जा करके सब कुछ पता कीजिए, लेकिन आपको नहीं पता चल पाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 2013 से लेकर के जुलाई 2010 तक तो प्राइम लेंडिंग रेट चलता रहा। प्राइम लेंडिंग रेट किस तरह दिया जाता है, एवरेज कॉस्ट फंडिंग पे दिया जाता है। अच्छा, अब बोलेंगे सर ये एवरेज कॉस्ट फंडिंग क्या है, मुझे पहले समझा दीजिए
ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ। दूसरा क्लास देखिए, अब बेस रेट पे आते हैं। बेस रेट पे अब 2003 में इन्हें जुलाई में आरबीआई ने इसको बेस रेट में कन्वर्ट कर दिया कि जो भी बैंक लोन देगा वो बेस रेट के अकॉर्डिंग लोन देगा। अगर बेस रेट जितना बनता है उसका उस परसेंट पे देगा। अब बोलोगे सर बेस रेट कैसे काउंट होता है, पहले बेस रेट समझ लीजिए। बेस रेट में क्या होता है क्लास, बेस रेट में कॉस्ट ऑफ फंड। अब बोलोगे क्या होता है कॉस्ट ऑफ फंड? कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है कि बैंक के पास एफडी है तो उसी एफडी पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ध्यान समझना, बैंक के पास एफडी है, बहुत लोगों की एफडी कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट, तो उसको इंटरेस्ट पे करेगा। अच्छा, आप बैंक में अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट पर भी आपको हर महीने कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है। यस सर, पे कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि मान के चलो आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम एक मिनट क्लास, जैसे बैंक खुद भी, बैंक भी कहीं से लोन ले रखा है, तो बैंक अगर लोन बाहर दूसरे बैंकों से लोन ले रखा है तो उसे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग का मतलब जिसके उसके पास जितना फंड है उसको भी कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। सेविंग रेट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, एफडी पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अगर उसने कहीं से लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये सारे इंटरेस्ट को क्या करता है, सारा जो पे कर रहा है उसका एवरेज निकाल देता है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितनी जा रही है प्लस मार्जिन। एक मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे CRR उसको मतलब 4% में मिला हुआ है तो 1% और रख लेता है, मतलब कुछ मार्जिन रख लेता है। हर एक लोन का कुछ कुछ मार्जिन, तो उसकी मार्जिन कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, फिर जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव क्या होता है कि सैलरी देना होता है हर मंथ का, हर मंथ बिजली का बिल देना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कटका, कुर्सी टेबल सब कुछ से खर्चे हैं उसके। ठीक है, तो यानी कि जो उसका एक्सपेंसिव आ रहा है, AC का खर्चा है, ठीक है, बात समझ ना, तो जितना उसका एक्सपेंसिव आ रहा है वो प्लस कॉस्ट ऑफ CRR। कॉस्ट ऑफ CRR क्या होता है क्लास, कि जो जैसे कि मान चलो आप 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो 100 रुपये का अगर मान चलो 5% CRR है तो क्या करेगा, 5 रुपये किसके पास रखेगा, वो किसके पास, RBI के पास रखेगा। RBI के पास जो पैसा रखता है उसको कुछ मिलता नहीं है, बचा किसका उसके पास उतना, उसके पास कितना बचा, 95 रुपीज़ बचा। 95 रुपीज़ से वो क्या करेगा, वो 95 रुपीज़ जो उसके पास सेविंग है वो उसमें से कुछ SLR रखेगा। अच्छा, लेकिन बाकी पैसे पर उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो CRR पैसे, जो CRR जो कुछ पैसा बैंक के पास चला गया वो 3% 5%, यानी कि 5 रुपये क्या हुआ, 5 रुपये इसके पास चला गया है तो वो 5 रुपये अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेगा। तो CRR ऑफ कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, मार्जिन, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, इन सबको टोटल करने के बाद, इन सबको टोटल कर लेता है। जो टोटल कर लेता है तो इसे बोलते हैं बेस रेट। यानी कि सारी कॉस्ट को टोटल करने के बाद वह एक बेस रेट डिसाइड करता है कि जिससे उसका खर्चा सारा का सारा निकल जाए, उसी को बोलते हैं बेस रेट। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ कि जुलाई 2010 में बेस रेट लागू किया गया, और बेस रेट में क्या हुआ कि हर बैंक अपना बेस रेट काउंट करके और डिस्प्ले करेगा नोटिस बोर्ड पे कि हमारे यहाँ इतना बेस रेट चल रहा है, और एक सर्टेन बेस रेट पे कोई भी लोन्स ले सकता है। ठीक है, लेकिन यह क्या था, यह एवरेज था। लेकिन ये क्या होता कि ये एवरेज था, तो ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरेस्ट रेट। ध्यान समझना, मतलब एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स होता था। यहाँ पर एक एवरेज इंटरेस्ट रेट फिक्स होता था, यहाँ पर एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स हुआ। मिनिमम का मतलब है कि इससे ज़्यादा नीचे आप लोन्स नहीं देंगे। अगर मान के चलो कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है ये 8% फिक्स हो गया, मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8% फिक्स हो गया इसकी बेस रेट के अकॉर्डिंग,
तो अब 8% से नीचे किसी भी पर्सन को वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। बेस रेट ये था कि बैंक जो है किसी भी पर्सन को लोन्स 8% से नीचे प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यानी क्यों? क्योंकि उसका बेस रेट डिसाइड हो गया कि हम 8% है। लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस दे दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला कि अगर आपके बैंक का खुद का एम्प्लॉय है तो आप उसे 7% पर भी दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा बोला कि एफडी अगेंस्ट लोन। मान के चलो आपके बैंक में एक कस्टमर है, उसने 1 लाख रुपए आपके बैंक में जमा किया हुआ है। उस 1 लाख रुपए पर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं 8% आपका, 9% आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि एफडी उसका जो जिसने आपको एफडी किया है, जो बंदा आपके अकाउंट में बैंक में, वो एफडी जो है 1 लाख रुपए के किया हुआ है और उसको आप 8% पर आप एफडी दे रहे हैं। यानी कि एफडी का रेट 8% चल रहा है, 1 साल के लिए उसने जमा किया हुआ है। उस बंदे को, उस पर्सन को लोन्स दे सकते हैं 1% कम करके, एफडी से 1% कम करके, यानी कि 7% पर उस बंदे को लोन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी का तो पैसा है यार। 1 लाख मैंने जमा किया बैंक में, बैंक मुझे 8% पर ईयर दे रहा है और बैंक से मैं अब लोन लेना चाहता हूं कि भैया 1 साल के लिए मुझे लोन दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, तो बैंक उस केस में आपको 7% पर लोन प्रोवाइड कर देगा। तो इसे बोलते हैं एफडी अगेंस्ट लोन। जैसे प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन होता है। तो मान के जितना आपने गोल्ड रखा है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है, उससे 1% आप घटा करके आपको लोन दिया जा सकता है। मुझे सिंपल यहाँ पे ये बताना है कि अगर वो 8% फिक्स हो गया है तो इससे कम नहीं देगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बैंक के एम्प्लॉय को मिल जाएगा। दूसरा एफडी के अगेंस्ट मिल जाएगा। और एक छूट दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजनल आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर किसान क्रेडिट कार्ड है या एग्रीकल्चर लोन है, तो एग्रीकल्चर लोन में कम रेट पे दिया जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड है कि सीजन के टाइम में जब मार्केट में मार्केट में बैंक रेट कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर फार्मर को चाहिए लोन तो उसे प्रोवाइड करेगा वो, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन है। अच्छा, अब यहाँ भी कुछ वीकनेस आ गई। इसको क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय होने के नाते वो खुद लोन ले लेगा, एम्प्लॉय खुद लोन ले लेगा। जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ बैंक में, मैं अपने लोन ले लिया, लेकिन मैंने 8% पे नहीं, मैंने 6% पे लोन ले लिया। अच्छा, और मेरे रिलेटिव हैं, पैसा मैंने उनको दे दिया। लोन्स मैंने लिया है, पैसा मैंने अपने रिलेटिव को दिया हुआ है और रिलेटिव से बोल रहा हूँ भाई 1% मेरा कमीशन है। क्योंकि अगर खुद आप बैंक में जाते तो आपको 8% देना पड़ता है। एज ए बैंक एम्प्लॉई मैंने 6% पे ले लिया लोन्स। ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने 7% पे दे दिया। क्या हो गया? लीकेज हो गया। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं वो फार्मर के रूप में बड़ी फार्म को बना करके फार्म दिखा देते हैं कि हम फार्म पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर के नाम पे पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं। लूज फंस आ गया। एफडी अगेंस्ट लोन होता है। ठीक है। मान लो मुझे लोन लेना है, मैंने क्या किया भाई, मुझे लोन लेना तो दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लिया कि मैंने एफडी पहले करा दिया अपने पैसे की और उसी पैसे से मैंने 1% लेने पर लोन भी ले लिया। तो यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम आने शुरू हुआ। तो आरबीआई ने सोचा कि हमारी तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई चाहती कि मार्केट में पैसा ना जाए। लेकिन यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है? बैंक अपना प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट मेकिंग करना है, तो बैंक अपना प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है? वो बेस रेट से कम रेट पर जा करके पैसा दे रहा है। लेकिन वो क्या करेगा? कुछ लोगों से बार्गेनिंग करके ज़्यादा रेट पर भी लोन दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई पॉलिसी आती है तो हर आदमी उस पर जोड़ तोड़ निकाल लेता है। तो बैंक, आरबीआई ऊपर से पॉलिसी लाता है तो बैंक अपना कमाने के जरिया निकाल लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि आरबीआई क्या है, इन सब का समझ जाओ क्या है। तो आरबीआई सोचा कि अब तुम लोग तो बड़ा घपलेबाजी कर रहे हो। कहने का मतलब है कि बैंक चाहता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन हो जाए। ठीक है। जब इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन आ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने, वो तो कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आप इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का तो प्रॉफिट मोटिव है, मुझे जितना जितना पैसा कमा सकें। तो इसमें
बहुत बड़ी वीकनेस आ गई। तो गवर्नमेंट ने इसको भी बंद कर दिया और फिर वो ले आया MCLR अप्रैल 2016 में, क्योंकि 2010 से 2016 तक तो चला, लेकिन 2016 में उसने बोला अब ये नहीं चलेगा, अब बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड ऑफ द लैंडिंग रेट लिया, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस लैंडिंग रेट। बोला कि एवरेज मिनिमम कॉस्ट नहीं भैया, ठीक है, वो बोलता कि एवरेज कॉस्ट भी नहीं, मिनिमम कॉस्ट भी नहीं, अब बोला कि मार्जिनल कॉस्ट बेस पे जितना आपका मार्जिन आता है उतना ही चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे। तो क्लास फिर आना शुरू हो जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट में भी आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको जोड़ दीजिए क्लास, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग बेस रेट कैसे निकालेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग है। अब बोलेंगे सर मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग है, जैसे आपको बताया था मैंने ये कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड, तो किसकी कॉस्ट आपने जोड़ा था इसमें जितनी भी उसको कॉस्ट पड़ रही है, जितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है हर चीज़ में, लोन लिया है तो FD पर है तो सेविंग पर है तो बैंक को CRR रखना पड़ रहा है, तो सारी कॉस्ट जोड़ लिया प्लस जो है उसका एक्सपेंसिव जोड़ लिया, ठीक है। तो इस बेस पे अब ये बोला कि नहीं अब मार्जिन रखेंगे। आप यहाँ पर एवरेज निकालते थे, एवरेज कॉस्ट फंडिंग करता था, ये क्या था, ये एवरेज कॉस्ट फंडिंग था, एवरेज निकाल के 8% था, बोला नहीं एवरेज नहीं चलेगा, अब चलेगा मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग। मार्जिनल का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर बैंक RBI ने 4% पे CRR पर लोन दिया हुआ है, ध्यान ना, 4% अगर बैंक का CRR है या रेपो रेट 4% है, तो सिर्फ 1% बढ़ा करके ही वो लोन्स दे सकते हैं। अगर RBI ने 4% पे दिया हुआ है तो बैंक जो है 5% पे लोन दे सकते हैं, सिर्फ 1% का। अगर RBI ने 6% पे दिया हुआ है तो ये आगे लोन 7% पे दे सकते हैं, सिर्फ यही था, लेकिन उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दिया। तो क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, समझ गए ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है कि जितना भी आपका फंड है, जैसे इसमें था इसमें भी हो जाएगा, एवरेज जोड़ा इसमें मार्जिन जोड़ा, कॉस्ट ऑफ CRR, जो बैंकों को CRR पे करना पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसको भी ऐड कर लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऐड कर लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट AC जितनी भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी हो गया, ACs हो गया, इंसेंटिव हो गया, TA DA हो गया लोगों का, ठीक है, सब चीज़ जोड़ लिया। और टेन्योर प्रीमियम जोड़ लिया। टेन्योर प्रीमियम क्या होता है, टेन्योर प्रीमियम कॉस्ट होता है कि मान चलो बैंक 10 साल के लिए 5 साल के लिए कहीं से लोन ले रखा है, तो उसको हर मंथ जो है उसका प्रीमियम जा रहा है, क्योंकि बैंक भी तो क्या कर रहा है, बैंक बिजनेसमैन है, वो भी लोन लेता है, आगे लोन देता है, तो जो टेन्योर प्रीमियम है उसका जो पर मंथ जो प्रीमियम जा रहा है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इन सबको मिलाने के बाद हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग है। ये क्या था, बेस रेट में एवरेज कॉस्ट फंडिंग था, लेकिन अब यहाँ पर 2016 में MCLR में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग कर लिया, समझ लेना क्लास। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग में क्या हुआ, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई क्लास। अब आपको दो चीज़ें मैं समझाता हूँ फिर बात करते हैं क्लास। आइए, मैंने देखो मैं 2 चीज़ लिख रखा हूँ आपको, ओके। अब मैं आपको बेस रेट और MCLR समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंट समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले एक बात बताना भूल गया कि जब बैंक जो है, बैंक CRR है 5%, SLR है मान चलो 10%, एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर यार रेपो रेट है मान चलो 6% रेपो रेट चल रहा है, अच्छा, तो अगर 6% रेपो रेट चल रहा है यानी कि इन सबको बढ़ा दिया, इन सब का रेट बढ़ा दिया, तो बढ़ा देने के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि मार्जिनल कॉस्ट का भी फंडिंग भी रेट बढ़ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, बढ़ तो जाएगा। तो ये लोग भी आगे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन पे करेंगे, यस सर करेंगे, करेंगे तो ज़रूर। लेकिन जब बैंक ने 3 महीने बाद इन सबको कम कर दिया,
CRR SLR सब कुछ कम कर दिया। तो ये लोग क्या अपने उसको कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, इनको भी कम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था क्लास, ध्यान देना कि एवरेज कॉस्ट फंडिंग में क्या होता था कि जिस रेट पर एवरेज फिक्स कर दिया, रेट डाउन आएगा तो इनको भी तो डाउन करना चाहिए एवरेज। अगर रेट बढ़ गया है मार्केट में इन सबका तो इनको बढ़ाना चाहिए था बेस रेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे? मान के लो क्लास, आज पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो ऑटो का किराया बढ़ गया, 3 महीने बाद पेट्रोल का रेट डाउन आ गया तो ऑटो का किराया डाउन आता है? नहीं आता। अगर मैं आलू की बात करूं, आलू का रेट बढ़ गया तो समोसे का प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन 2 महीने बाद आलू का रेट गिर जाता है तो क्या समोसा का रेट डाउन होता है? बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वही रह जाता है। तो यही बैंकों के साथ होता था कि जब बैंक जो है साला अपना सब कुछ CRR वगैरह कम सब कुछ कम कर दिया है, तब भी बैंक जो है क्या कर रहे हैं? बेस रेट पे ही लोन ठोके जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट है। अरे यार 8% तो फिक्स हुआ था ना, लेकिन अब तो 8% नहीं रहा, अब तो तुम्हारा 5% हो गया है, फिर भी आप 8% पर लोन क्यों दे रहे हैं लोगों को? मार्केट में 8% दे करके आप जो है क्रेडिट क्रिएशन किए जा रहे हैं, जबकि बैंक का काम है कि हमें इसको रोकना है। रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तभी बोला कि यार ये ठीक नहीं है, अब हम ये लाते हैं, MCLR ला दिया। और इसको लाने का रीज़न क्या था आपको बता दिया सारा कुछ, कि गवर्नमेंट की जो RBI की दादा, RBI उनका बाप है। RBI कहता है कि बेटा तुम लोग जितना भी चल लो, मैं तुमसे 4 गुना आगे रहूँगा, मैं इसको चेंज करूँगा। क्योंकि RBI का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बैंक बिजनेस मॉडल। क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे सिंपल ये बताना था क्लास कि अगर, अब देखो 2 चीज़ समझ लीजिए, MCLR और बेस रेट में डिफरेंस समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेस रेट, अच्छा बेस रेट क्या होता क्लास? ये क्वार्टरली होता था, 3 महीने का होता था। जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी क्वार्टरली होती है, RBI हर 3 महीने बाद जो CRR SLR सब कुछ चेंज कर देती है। ठीक है, जब वो चेंज करती है अकॉर्डिंग मार्केट, तो बेस रेट भी तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये MCLR क्या होता है? अब जो है गवर्नमेंट मंथली स्टार्ट कर दिया है, मंथली जो है हमेशा वो MCLR मंथली कर दिया है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ कि अप्लाइड होम लोन 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 2016 तक अप्लाई हुआ था, लेकिन ये है 1 अप्रैल 2006 से ऑनवर्ड अभी तक चला, 2019 तक चला। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता था क्लास? डिफरेंट देखिए, कहता था कि रेपो रेट कट बाय RBI ने रेपो रेट कम कर दिया तो लेंडर में टेक ए टाइम टू रिड्यूस देयर लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट। लेंडर कौन है यहाँ पर? बैंक हैं। बैंक क्या कर रहे हैं? बैंक RBI से अगर इनका रेपो रेट कम हो चुका है, कम रेट पे इनको इंटरेस्ट वहाँ से पैसा मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे? इनको भी तो अपना लैंडिंग रेट कम करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, लेकिन ये अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। जब 3 महीने बाद करने की सोचते हैं तो क्वार्टरली करना है ना, 6 महीने बीत जाता है, चेंज नहीं करते, 6 महीने में दूसरा पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की। यानी कि ये क्या करते हैं, बात समझना। तो कुछ मिला करके, अच्छा, इसमें क्या होता है? बेनिफिट ऑफ द कट रेट, जो बेनिफिट होता है कट रेट, डू नॉट ट्रिकल डाउन द कस्टमर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल। क्विकली, बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्स नहीं देते थे। अगर बैंक ने, RBI ने पॉलिसी चेंज कर दिया है तो ये लोग क्या है, जो बेनिफिट है कस्टमर का, बेनिफिट कब होगा? जब लोन्स रेट सस्ते हो जाएंगे, बैंक के लोन सस्ते हो जाएं, होम लोन सस्ते हो जाए। लेकिन होम लोन सस्ता नहीं होता, ये लोग क्वार्टरली चेंज नहीं हो पाता, तो इतना जल्दी इफेक्टिव रूप से लागू नहीं हो पाता था। तो इस करके गवर्नमेंट ने, RBI ने इसको बेस रेट को ख़त्म कर दिया। अब वो MCLR लाया, तो MCLR में क्या होता है कि हर मंथली वो करता है। अब वो हर मंथली करता है, 1 अप्रैल 2006 से ऑनवर्ड लागू है। अच्छा, इसमें क्या क्लास कि फॉलोड बाय रेपो रेट कट RBI। जैसे ही RBI ने रेपो रेट को फॉल करेगा, वैसे ही सारी बैंकों को एज सून एज पॉसिबल तुरंत जो है इफेक्टिव रूप से लागू करना पड़ेगा। तो चेंज राइट वे उसी टाइम।
फिर कहते हैं कि अगर वो तुरंत उसी टाइम राइट करेगा तो क्या होगा, बेनिफिट क्विकली होगा, कट रेट तुरंत हो जाएगा, तो MCLR कट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि MCLR जो कि एक तरह से एक तरह के बैंक रेट है जो कि लोन्स कस्टमर को देता है, वो कम हो जाएगा। और बेस रेट क्या होता है, बेस रेट और MCLR ये दोनों रेट क्या हो गए, दोनों एक बैंक और कस्टमर के बीच के रेट हो गए। तो ये कम होना चाहिए लेकिन कम नहीं होता। लेकिन इस केस में RBI ने क्या किया कि मंथली आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, और अगर RBI तुरंत अनाउंस करती है तो उसका इफेक्ट तुरंत आपको देखने को मिलेगा। हर बैंक जो है अपना तुरंत MCLR बेस रेट चेंज करेगा, लोन्स का रेट जो है चेंज करेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो मुझे ये बताना था क्लास कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, ध्यान सुनना, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, पैसा RBI से बैंक, बैंक से कस्टमर तक। यानी कि अगर बैंक ने CRR SLR यहाँ चेंज किया तो मार्केट में डिमांड्स वगैरह बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि ये लोन्स के रेट भी बढ़ेंगे, घटेंगे, इसका इम्पैक्ट GDP पे जाएगा। इसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए RBI टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। तो हमने ये पढ़ा कि प्राइम लेंडिंग रेट आया, उसमें प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, RBI ने उसको बंद कर दिया। फिर बेस रेट आया, बेस रेट को भी प्रॉब्लम आई तो उसको बंद कर दिया। फिर जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ये MCLR आया तो इसको भी अब बंद कर दिया है। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया इसने। और अभी जो है इसका भी बंद करने का रीज़न है क्लास, रीज़न ये होता था, कई तरीके से बताऊंगा आपको, मुझे सिंपल इतना समझ लीजिए आप कि वो या इसमें भी कुछ वीकनेस आ गई। तो अभी रिसेंटली उसने 2019 में क्या किया, उसने एक नया लागू हुआ एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट। एक्सटर्नल क्या मतलब होता है कि अब पहले बैंक खुद डिसाइड करता था, क्योंकि हर बैंक का अपना बेस रेट अलग होता है, हर बैंक का अपना MCLR अलग होता है। क्यों? क्योंकि MCLR में वो सारा अपना चीज़ काउंट करके दिखाता है, टेन्योर दिखाता है, सब कुछ है। तो क्योंकि बैंक प्रॉफिट मोटिव कंपनी है तो बैंक अपना प्रॉफिट के लिए मार्जिन जो दिखाएगा कॉस्ट वो इतना कम नहीं दिखाएगा, किस तरह से ज़्यादा दिखाते हैं। और इसमें भी था वो एवरेज कॉस्ट फंडिंग इतना कम नहीं दिखाएगा। तो इन दोनों में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भाई RBI को सोचना पड़ा यार कि तुम लोग अभी भी घपला करते हो और मेरी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हमारा मेन टारगेट है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना है, ये भूल गया, ध्यान समझना ये बात, इसको क्यों MCLR फेल क्यों हुआ। MCLR फेल इसलिए हुआ कि जब RBI ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करता है। कब? जब मान चलो इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के केस में उसने सब कुछ बढ़ा दिया तो इन बैंकों को भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बैंक तुरंत बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में घट गया, मार्केट में अगर CRR या रेपो रेट घट गया तो इनका जो है मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग इतनी जल्दी नहीं घटता। मतलब यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट जो है इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही था, ठीक है, बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिए, लेकिन घटेगा तो घटा दीजिए, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था ये। ठीक है, तो इस केस में अब इन्होंने लाया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड ऑन कि इस केस में क्या होता है, EBLR का मतलब होता है कि बैंक को अब डिसाइड नहीं करना है कि भैया हमारा MCLR कितना है या बेस कितना है या प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, उसे कुछ नहीं डिसाइड करना है। गवर्नमेंट ने एक सीधा सा फंडा फेस कर दिया RBI ने कि EBLR एक फिक्स अमाउंट होगा। रेपो रेट मान चलो वो कहता है कि रेपो रेट जितना चल रहा है उससे 1% आपको ज़्यादा मिलेगा। बस रेपो रेट अगर 1% है तो आप क्या करेंगे, रेपो रेट अगर 4% है तो आप 5% पे लोन दीजिए। उससे इन कास्टों से मतलब नहीं है, क्योंकि आप धांधलेबाजी करते थे, आप गलत तरीके से दिखाते थे। तो अब क्या करना कि जिस रेट पे RBI
रेपो रेट रखा है आरबीआई 5%, तो आप 6% पे आप लोन दे सकते हैं। आरबीआई रेपो रेट 2% रखा है तो आप 3% पे लोन दे सकते हैं। सिर्फ 1% का फासला करके आप फिक्स कर दिया, एवरेज कर दिया मान के चलो। तो कहने का मतलब है कि अगर वो बैंक को लगता है कि आपका 4% का रखा है, गवर्नमेंट ने फिक्स करा कि जितना हम लोन दे रहे हैं जिस रेट पे उसका 4% आप लेंगे। तो अगर CRR 4% है, यानी कि रेपो रेट 4% है, तो बैंक कितने पे लोन देगा? 8% पे आगे लोन देगा। अगर 10% है आरबीआई के अकाउंट, आरबीआई से 10% मिल रहा है, तो आप जो है 14% पर लोन देंगे। उसने क्या किया, ये जो खुद से कैलकुलेशन करते थे एवरेज और मार्जिनल, उसने बोला कि हम खुद ही कैलकुलेट कर देते हैं कि हर एक लोन्स में जितने पे मैं दे रहा हूँ उसका 4% आप और कर लीजिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब इसमें इंटरनली, ये लोग इंटरनल बेंचमार्क था, ये लोग खुद ही तैयार करते थे अपना बेस रेट या खुद ही अपना मार्जिनल रेट तैयार करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बोला कि नहीं, आपको खुद नहीं करना है, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्लास ये था कि किस तरह से आप EBLR निकालते हैं, किस तरह से आप EMLR और रेपो बेस रेट और PLR निकालें। ये स्टेप बाय स्टेप आया, करंट में ये चल रहा है। अगर आप देखेंगे क्लास, ध्यान समझना कि ये हर बैंक का अलग अलग है। SBI का आप डालेंगे, SBI का EBLR कितना चल रहा है तो देख लेना अभी क्या दिखा रहा है, वो अलग है। अब सबसे पहला EBLR लागू किया SBI ने, ठीक है। अच्छा, और हमें करना है कि जो मार्जिनल है MCLR क्या चल रहा है अभी देख लेना, क्योंकि MCLR इफेक्टिव है। कब तक था इफेक्टिव? वो 2019 तक इफेक्टिव था, जुलाई। ठीक है, तो अब ये पूरा जो चैप्टर है क्लास, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, दोनों क्या शो करना चाहता है यार? दोनों शो यही करना चाहता है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहा है ये। अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हमने बहुत सारा पढ़ लिया, तो उसी में एक और रिफॉर्म है कि बैंकों को लेकर के इंटरनली जो लोन का रिफॉर्म है, लोन किस रेट पे प्रोवाइड करेंगे, तो टाइम टू टाइम जो है आरबीआई ने इसको चेंज करता रहा है। यह भी एक रिफॉर्म का पार्ट हो गया क्लास। तो ये दोनों चैप्टर को मैंने मिला के एक भी पढ़ा दिया हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो समझ लेना, शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपको लिखने के लिए कि बेस रेट और MCLR रेट में डिफरेंस क्या है, या स्टेप बाय स्टेप समझाइए किस तरह से जो है ये बैंकों को लेकर के आरबीआई के जो मॉनेटरी अथॉरिटी है किस सिस्टम को, लोन्स की सर्विस को कैसे कैसे चेंज किया है, रेट को कैसे चेंज किया है। तो एक सिंपल सा टॉपिक था क्लास, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे प्लीज़, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।